बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख रहे हैं। देखो, डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के सम को बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से। ग्रोथ क्या होता है? मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बीइंग है। ठीक है, एंड इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज है ना। इरिवर्सिबल होगा यानी कि हो गया तो हो गया, वापस नहीं आ सकता है। परमानेंट इंक्रीज इन साइज है। ये बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बनना और टूटना दोनों हो रहा होगा। देखो, प्लांट ग्रोथ जो है ये यूनिक होता है एंड ओपन होता है। ओपन यानी कि ये इनडेटरमिनेट और डिटरमिनेट दोनों हो सकता है। ठीक है, पक्की बात है। और यूनिक क्यों? बिकॉज प्लांट हैव कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट सर्टेन लोकेशन। ठीक है, प्लांट में याद रखना एक बात को, प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिल सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट सर्टेन लोकेशन, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कराता है? ये सेल डिवीजन एंड सेल्फ परपेचुएट कराएगा। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ तुम्हारा यूनिक और ओपन हो सकता है। ग्रोथ जो है वो मेजरेबल होता है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, सेलुलर लेवल प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज से हम लोग काउंट कर सकते हैं। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है मेजर करने के लिए। देयरफॉर ग्रोथ इज मेजर बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स। इसी वजह से हम लोग उसका अल्टरनेटिव ले लेते हैं, जैसे कि फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। इनसे भी हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। देखो कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। सिंगल मेज जो है ना, सिंगल मेज का रूट एपिकल मेरिस्टम मेक्स 1750 यानी कि 17,500 न्यू सेल पर आवर। इतना नए सेल वो पर आवर बना सकता है। सो देयरफॉर हमने इसको किससे मेजर किया, है ना? इस मेज के रूट एपिकल मेरिस्टम को हमने किससे मेजर किया? इसको हमने सेल नंबर से मेजर किया, इसके ग्रोथ को। वाटरमेलन जो है इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। ठीक है, 3,50,000 गुना अपना ये साइज को बढ़ा सकता है। इसको हमने किससे मेजर किया? सेल साइज से मेजर किया। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, देखो सेल नंबर है ना, सेल साइज हो गया। अब पोलन ट्यूब जो है इसका ग्रोथ होता है लेंथ वाइज और सरफेस एरिया वाइज, तो हमने इनको लेंथ और सरफेस एरिया से मेजर किया। ठीक है, ग्रोथ को हमने सेलुलर लेवल पे प्रोटोप्लाज्म से मेजर किया था, बट इसको मेजर करना डिफिकल्ट था, इसलिए हमने ये सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखो फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या होता है। ये मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैच्योरेशन होता है। सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक फेज, इसमें कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल होगा, इसमें सेल डिवाइड कर रहा होगा, है ना। रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे ये चलता है, ये प्रोटोप्लाज्म रिच होता है ना। मेरिस्टेमेटिक फेज तुम्हारा रूट एपेक्स, शूट एपेक्स पे होता है, और ये प्रोटोप्लाज्म रिच होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म अच्छे से होगा। इनमें लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो सेल वॉल है ये प्राइमरी होगा, प्राइमरी सेल वॉल होता है। इसमें थिन सेल वॉल होता है, सेलुलोजिक होगा, एंड उस सेल वॉल में ऑब्वियसली प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक फेज में यहाँ पे ये रहा मेरिस्टेमेटिक फेज। ये तो हमने देखा था जोन्स ऑफ रूट। ठीक है, यहाँ पे रूट क्या, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन रीजन पे रूट हेयर्स आता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मेरिस्टेमेटिक फेज कहाँ पे होगा, ये रहा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ पे होगा। उसके ऊपर होता है तुम्हारा इलोंगेशन फेज, उसके ऊपर होता है फिर मैच्योरेशन फेज। ठीक है, अब देखो इलोंगेशन फेज में वैक्यूलाइजेशन होता है, यानी कि वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ना। और इसमें सेल का इनलार्जमेंट हो रहा होगा, इसमें न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन हो रहा होगा, एंड इलोंगेशन ऑफ सेल हो रहा होगा। ऑब्वियसली इलोंगेशन फेज है तो इलोंगेशन ऑफ सेल हो रहा होगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, ये कहाँ पे होता है? ये तुम्हारा इलोंगेशन फेज में होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें एक एनसीईआरटी में आपका ये डायग्राम दिया हुआ है, ये पैरेलल लाइन टेक्निक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ये इनिशियल है, ये फाइनल है। हमने यहाँ पे इलोंगेशन कैसे पता किया? पहले हमने इस लाइन को कनेक्ट किया, ये इनिशियल था, फिर जी वाला फाइनल हुआ, फिर लास्ट वाला देखो ये इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे आ गया, तो हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, तो हमें पता चला कि अच्छा कुछ इस बराबर से इसका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, जो भी इसका पैरामीटर रहेगा उससे हम लोग इसका ग्रोथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इलोंगेशन फेज में। नाउ मैच्योरेशन फेज, मैक्सिमम सेल वॉल थिकनिंग होता है, यहाँ पे मैक्सिमम सेल वॉल थिकनिंग होगा, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन भी यहीं पे हो रहा होता है, एंड मोस्ट ऑफ टिश्यू एंड सेल टाइप्स। ठीक है, ये मैच्योरेशन फेज में ही रहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ टिश्यू एंड सेल टाइप। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन समझ गए होगे। नाउ ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट होता है ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ऑब्वियसली इसमें हमें अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखना है। अरिथमेटिक ग्रोथ में कॉमन डिफरेंस आता है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कॉमन रेशियो आता है। अरिथमेटिक ग्रोथ किस तरीके से हो रहा होगा? जैसे मान लो पहले 2 सेल्स थे, 2 के अभी 3 सेल्स हो गए, फिर उसके बाद 1 2 3 4 सेल्स हो गए, फिर 5 हो गए, 6 हो गए। इस तरीके से अरिथमेटिक ग्रोथ हो रहा होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, सबका कॉमन डिफरेंस 1 है। ठीक है, और अरिथमेटिक ग्रोथ में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक डॉटर सेल का डिवीजन कंटिन्यू रहेगा। देखिए यहाँ पे देखो, एक और दूसरा डॉटर सेल है, इसमें से एक डॉटर सेल का डिवीजन कंटिन्यू है एंड दूसरा डॉटर सेल डिफरेंशिएट और मैच्योर करेगा। ठीक है, ये चीज़ था यहाँ पे, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये इसका कर्व है, इसमें लीनियर कर्व बनता है। हमने यहाँ पे कर्व देख रहे हैं LT यानी कि लेंथ एट टाइम T,
एंड इक्वल्स एल नॉट प्लस आर टी। ये इक्वेशन होता है अर्थमेटिक ग्रोथ का। ये वाला लाइन है एन टी तुम्हारा हाइट ऑफ प्लांट या लेंथ ऑफ प्लांट एट टाइम टी। ये फिर तुम्हारा जो ओरिजिनल पोजीशन पे था उसका इनिशियल पोजीशन पे, देन फिर आर इंटू टी। आर यहाँ पे क्या है तुम्हारा, आर है ग्रोथ रेट, ये इसी को इलोंगेशन पर यूनिट टाइम बोलते हैं, ठीक है। जो इसका स्लोप बनता है, यदि इसको y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी लिखे, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, तो y हो जाएगा ये एल टी, सी हो जाएगा एल नॉट, m हो जाएगा तुम्हारा r, और x तो ऑब्वियसली टाइम ही है यहाँ पे, ठीक है। सो r यानी कि स्लोप जो है ये तो आपका आ जाएगा r विच इज ग्रोथ रेट। समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल है अर्थमेटिक ग्रोथ का। अर्थमेटिक ग्रोथ का एग्जाम्पल है रूट इलोंगेशन एट कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है। रूट का इलोंगेशन एट कॉन्स्टेंट रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ एंड लेटर स्टेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का लेटर स्टेज में अर्थमेटिक ग्रोथ ही हो रहा होता है। नाउ ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कॉमन रेशियो आता है, जैसे यहाँ पे देखो पहले 2 था, 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, 8 के 16 हो गए, 16 के 32 हो गए, ठीक है। इस तरीके से होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, कॉमन रेशियो आ रहा है यहाँ पे। इसमें सिग्मोइड कर्व बनता है, कुछ इस तरीके का एस शेप सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है। और ये किसके बीच में होगा, ये ऑब्वियसली साइज और टाइम के बीच में होगा। ये जो वाई एक्सिस में देख रहे हो ये साइज या वेट ऑफ ऑर्गेन रहेगा, और ये टाइम होगा इधर वाला टाइम, और इधर साइज रहेगा, साइज या वेट बोल दो, ठीक है। यहाँ पे वेट बोल दो या साइज बोल दो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे साइज से भी डिनोट कर सकते हैं, फाइनल साइज बोल सकते हैं या फाइनल वेट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो, ठीक है। सो स्टार्टिंग में यहाँ पे आता है लैग फेज जिसमें स्लो ग्रोथ हो रहा होगा, फिर उसके बाद आता है लॉग फेज या इसे को एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, इसमें रैपिड ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद आता है स्टेशनरी फेज यानी कि बिल्कुल शांत हो जाता है वहाँ पे, उसके बाद फिर ग्रोथ नहीं होता है। सो लैग फेज, देन लॉग फेज, देन स्टेशनरी फेज। और लॉग फेज को ही एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं जहाँ पे रैपिड ग्रोथ होता है, और लैग फेज में बिल्कुल स्लो ग्रोथ होता है, और इसी को हम लोग एस शेप या सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल फेज में ही माइटोटिक डिवीजन होता है, एंड इसमें बोथ प्रोजेनी सेल्स शो डिवीजन। इसमें क्या था, इसमें एक डॉटर सेल डिवीजन कर रहा था, दूसरा डिफरेंशिएट एंड मैच्योर कर रहा था। इसमें दोनों ही प्रोजेनी डिवीजन शो करते हैं, और इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनता है, विच इज फाइनल साइज इक्वल्स इनिशियल साइज ई आर टी, ठीक है। फाइनल साइज इनिशियल इक्वल्स ई विच इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इनटू आर टी, इसका पावर आर टी। आर जो है ये ऑब्वियसली ये रिलेटिव ग्रोथ रेट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें ग्रोथ रेट था, इसमें ये रिलेटिव ग्रोथ है इनटू टाइम टी। और इस ग्रोथ रेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय इफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है। इस आर को हम लोग इफिशिएंसी इंडेक्स से मेजर कर सकते हैं। इफिशिएंसी इंडेक्स क्या होता है, ये एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, ये प्लांट की एबिलिटी है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल विच इज एफिशिएंसी इंडेक्स। समझ गए कैसे आता है। इसका एग्जांपल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन नेचुरल इन्वायरमेंट, वो आपका ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करता है। ऑल प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन, जितने प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन है वो भी जनरली ही ज्योमेट्रिक ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटी, जो ट्री सीजनल एक्टिविटी शो करते हैं वो भी ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करते हैं। एंड इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का इनिशियल स्टेजेस में ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है, एंड लेटर यानी कि फाइनल स्टेजेस में बोल सकते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ होता है। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, अभी यहाँ पे समझ में आएगा। तो ये स्टार्ट होगा जाइगोटिक डेवलपमेंट से, उसके बाद इसमें देखो जाइगोट का डेवलपमेंट वही क्लीवेज वगैरह हो रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्रिक फेज आता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक फेज में देखो 2 का 4 हुआ, 4 का फिर यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं 8 हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कब होगा ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ऑब्वियसली इनिशियल स्टेजेस में ही हो रहा है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। देन उसके बाद अर्थमेटिक ग्रोथ हो रहा होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस वाला, ठीक है। यानी कि लेटर स्टेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में अर्थमेटिक ग्रोथ होगा, और इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगा। नाउ नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस, यानी कि अभी हम लोग क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस देख रहे हैं, जिसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट देखना है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है टोटल ग्रोथ बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल ग्रोथ यानी कि डेल्टा जी बाय डेल्टा टी। एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है टोटल ग्रोथ बाय इनिशियल ग्रोथ, यानी कि डेल्टा जी बाय जी इनिशियल। अब जैसे यहाँ पे देखो ये 2 एग्जांपल्स है, इसका हमें रिलेटिव ग्रोथ निकालना है। टोटल ग्रोथ तो होगा जो भी इसका ग्रोथ हुआ है, ठीक है, बटा जितने टाइम में हुआ उसको कर दो। रिलेटिव ग्रोथ रेट में टोटल ग्रोथ बाय इनिशियल ग्रोथ। अब जैसे यहाँ पे इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालना है, सो इसका टोटल ग्रोथ कितना हुआ है, तो जी फाइनल माइनस जी इनिशियल करेंगे। सो इसका जी फाइनल था 10 और जी इनिशियल था आपका 5, तो डेल्टा जी हो जाएगा इसके पास 10 - 5 और इनिशियल था 5। सो इसका हो जाएगा 5/5 × 100, यानी कि इसमें 100% का ग्रोथ हुआ है। इसमें देखा जाए कितना होगा, इसमें फाइनल है 55 और इनिशियल है 50। सो डेल्टा जी का वैल्यू हो जाएगा 5 और इनिशियल था 50, ठीक है। सो 5/50 × 100, सो ये हो गया 10% का ग्रोथ, ठीक है। और यदि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट पूछता तो फिर वहाँ पे वो टाइम गिवन रहता, उसके हिसाब से निकाल सकते थे, ठीक है। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट है कंडीशन फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए हमें वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल सिग्नल्स चाहिए रहता है।
अब देखो वाटर क्यों चाहिए, ये मैं ऑब्वियसली सेल इनलार्जमेंट, सेल को बड़ा करने के लिए चाहिए। टर्गिडिटी प्रोवाइड करता है वाटर, यानी कि एक्सटेंशन ग्रोथ, ठीक है। एंड ये मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम जो है इसको भी एक मीडियम चाहिए, सो इसको वाटरी मीडियम प्रोवाइड होता है यहाँ से वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। सो सेल इनलार्जमेंट, टर्गिडिटी एंड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन जो है ये रिलीज करता है मेटाबॉलिक एनर्जी जो कि ग्रोथ एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सिंथेसिस कराते हैं प्रोटोप्लाज्म का, एंड ये एक्ट एज ए एनर्जी सोर्स, ठीक है। ऑब्वियसली एनर्जी सोर्स कहाँ से आएगा, न्यूट्रिएंट्स से ही आएगा, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गया, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस भी कराएंगे और एनर्जी सोर्स की तरफ भी काम करेंगे। टेम्परेचर भी चाहिए, एवरी प्लांट हैज़ देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज, अलग अलग प्लांट का अलग अलग टेम्परेचर रेंज होता है, किसी के लिए कम किसी के लिए ज़्यादा, सो वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंड इन्वायरमेंटल सिग्नल फॉर एग्जाम्पल लाइट और ग्रेविटी, ये भी चाहिए रहता है फॉर कंडीशन फॉर ग्रोथ। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ये एबिलिटी ऑफ प्लांट है टू फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट या फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। प्लांट का डिफरेंट पाथवे फॉलो कर लेना, ठीक है, अलग इन्वायरमेंट में या अलग फेजेस ऑफ लाइफ में, यानी कि छोटे में जुवेनाइल है तो अलग, एडल्ट है तो अलग, और इन्वायरमेंट जैसे टेरेस्ट्रियल है तो अलग, ठीक है, वाटर है तो अलग, ऐसा में। और जो प्लास्टिसिटी है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हेट्रोफिली, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड फिली का मतलब होता है लीफ, ठीक है। सो हेट्रोफिली रिप्रेजेंट्स प्लास्टिसिटी। नाउ प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है डेवलपमेंट प्लास्टिसिटी एंड इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी। सो देखो डेवलपमेंट प्लास्टिसिटी में वही आएगा ये वाला फेजेस ऑफ लाइफ वाला, इसमें जुवेनाइल और एडल्ट वाला फेज आ जाता है। इसका एग्जांपल है कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पुर, ठीक है। कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पुर, देखो जैसे कि यहाँ पे ये जुवेनाइल लार्कस्पुर है ये, और ये एडल्ट वाला, ठीक है। इसमें डिफरेंट लीफ कहीं ना कहीं में देखने को मिलता है विच इज हेट्रोफिली, ठीक है। सो डेवलपमेंट प्लास्टिसिटी का ये तीनों एग्जांपल इसे याद रखना। एंड इन्वायरमेंटल का एग्जांपल है आप तुम्हारा बटर कैप, ठीक है, से टेरेस्ट्रियल और वाटर। इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी टेरेस्ट्रियल वाला, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कुछ ऐसा लीफ रहता है और वाटर हैबिटेट में जाने के बाद कुछ ऐसा लीफ हो जाता है, ठीक है। सो वही हेट्रोफिली भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बटर कप इज एन इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी, एंड बटर कप को ही हम लोग रननक्लस बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना, रननक्लस। तो डेवलपमेंट प्लास्टिसिटी कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पुर एंड इन्वायरमेंटल बटर कप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट में यहाँ पे देखो क्या है, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट है, ये तीन चीज ये आपस में वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स होते हैं। एंड एक्चुअली जो डेवलपमेंट है ये ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन को ही बोलते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ठीक है। सो डेवलपमेंट इक्वल्स ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन एंड दीज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट। अब देखो जो डेवलपमेंट है वो इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सटेंसिव फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि अंदर वाले, अब इंट्रिंसिक फैक्टर में भी इंट्रासेलुलर आ जाता है और इंटरसेलुलर आ जाता है। इंट्रासेलुलर जेनेटिक कंट्रोल और इंटरसेलुलर वाया पीजीआर, ठीक है। सो डेवलपमेंट का दो फैक्टर्स है, इंट्रिंसिक, एक्सटेंसिक। इंट्रिंसिक जो मीडिएट होता है इंट्रासेलुलर वाया जेनेटिक कंट्रोल, एंड इंटरसेलुलर वाया पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और एक्सटेंसिव फैक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, इन सब चीज पे एक्सटेंसिव फैक्टर डिपेंड करता है। एक चीज याद रखना, मेनी ऑफ एक्सटेंसिव फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाया पीजीआर, ठीक है। ये सब जो है ये पीजीआर के द्वारा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। एंड क्या क्या वो इवेंट होंगे जो कंट्रोल किया जा सकते हैं, सच इवेंट्स आर वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट मूवमेंट। ये सब जो चीज़ है ये तुम्हारा एक्सटेंसिव फैक्टर कंट्रोल करते हैं वाया पीजीआर, ठीक है, इन सब का डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राइमरी मेरिस्टम में डिफरेंशिएशन होकर वो प्राइमरी परमानेंट बनाता है, प्राइमरी परमानेंट डी डिफरेंशिएट करके वो सेकेंडरी मेरिस्टम बनाता है, देन अगेन सेकेंडरी मेरिस्टम री डिफरेंशिएट करके वो सेकेंडरी परमानेंट बनाता है। और जितने भी परमानेंट वाला है इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता है और ये डिफरेंशिएटेड रहते हैं, ठीक है। जो भी मेरिस्टम वाले हैं इनमें सेल डिवीजन होता है और ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। सो वही यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन क्या है, सेल अंडरगो फ्यू चेंजेस या मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन बोथ सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म, दोनों में मेजर या फ्यू स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा। सेल लूज देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी, ये अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर देते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंशिएट यदि हो रहा है तो अपना डिवीजन कैपेसिटी को लूज करेगा ही। सेल ऑफ रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम, ठीक है। सेल्स ऑफ रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम्स एंड कैम्बियम ये डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, एंड मैच्योर करते हैं। समझ में आ गया, रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया एंड कैम्बियम हो गया, ये डिफरेंशिएट करेंगे और मैच्योर करेंगे। कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही मेरिस्टम का यहाँ पे बात कर दिया। इसका एग्जाम्पल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे तो आपके ट्रेकेरी एलिमेंट्स। ट्रेकेरी एलिमेंट में क्या होता है, इनमें लिग्निन होता है, ऐसा ये डेड होते हैं, ठीक है ना। सो सेल लूज प्रोटोप्लाज्म, अपने प्रोटोप्लाज्म को ये लूज कर देता है, ऑब्वियसली डिवीजन कैपेसिटी को लूज करेगा यहाँ पे, एंड डेवलप लिग्नियो सेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल। ऑब्वियसली लिग्निन का सेलुलोजिक का ये
लिग्निन एंड सेलुलोसिक का ये सेकेंडरी सेलुलोज आपस ये डेवलप कर लेता है, ठीक है। ये ट्रेकेरी एलिमेंट करता है जो कि डिफरेंशिएशन शो करेगा। नाउ डी डिफरेंशिएशन का बात करें, सो रीगेन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ऑब्वियसली डी डिफरेंशिएशन यानी कि जो डिफरेंशिएशन हुआ था उसको तोड़ दिया, यानी कि अपना कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अगेन गेन कर दिया। इसका एग्जांपल होगा फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स, ठीक है। फॉर्मेशन एक्चुअली यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टम का बात करना चाह रहा है, सो फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम बोल रहा है विच इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, दोनों ही आपके सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज, पैरेन्काइमा सेल डिवाइड टू फॉर्म कैलस, जो पैरेन्काइमा सेल्स है ये डिवीजन करके कैलस बना लेते हैं अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर के टाइम पे कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन में जो पैरेन्काइमा सेल है ये डिवाइड करके कैलस बना लेते हैं, और यही आपका डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है, ठीक है। ये आपका PYQ में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन अगेन से डिफरेंशिएट कर रहा है, यानी कि अगेन लॉस डिवीजन कैपेसिटी बट सेल मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अपना डिवीजन कैपेसिटी लूज कर लिया बट सेल जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये क्या होता है, इसका एग्जांपल है आपका वुडी डाइकोट प्लांट, ठीक है। तो समझ में आ गया तीनों चीज, और ये भी आपको मैंने बता ही दिया। देखो NCERT का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन। हमने देखा था प्लांट में ग्रोथ ओपन होता है, ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं नाउ वी मे से दैट डिफरेंशिएशन इन प्लांट ऑल्सो ओपन, ठीक है। हमने देखा था ग्रोथ ओपन होता है और ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों हो सकता है, ठीक है। सो इसी के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है, हमने देखा था डेवलपमेंट इक्वल्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, सो जो डिफरेंशिएशन है ये भी कहीं ना कहीं ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज सेल्स, अब ये क्यों कहा है उसका रीजन भी दिया हुआ है यहाँ से तो AR क्वेश्चन आ सकता है। AR क्वेश्चन के लिए यहाँ से रेडी रहना, क्योंकि देखो यहाँ पे बिकॉज दिया हुआ है, बिकॉज सेल्स एंड टिश्यू, सेल्स और टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ सेम मेरिस्टम, सेम मेरिस्टम से जो सेल्स और टिश्यू अराइज होते हैं हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड मैच्योरिटी, ठीक है। एक ही मेरिस्टम है, सेल्स और टिश्यू वहीं से अराइज हो रहा है, बट जब मैच्योरिटी पे जा रहा है तो उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो रहा है, ये क्या बात हो रहा है। सो देयरफॉर द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ सेल्स और टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन, ठीक है। लोकेशन से वो डिटरमाइन होता है फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी, ठीक है। वही कहना है कि एक ही मेरिस्टम से सेल और टिश्यू यहाँ पे अराइज हो रहा है, फिर भी उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो रहा है एट मैच्योरिटी। तो इसी वजह से कहा जा सकता है कि प्लांट जो है डिफरेंशिएशन है प्लांट में वो ओपन है, ठीक है। एंड फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ये भी डिटरमाइन होता है बाय लोकेशन ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल जैसे सेल पोजीशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम, जो सेल्स अवे हैं, दूर है रूट एपिकल मेरिस्टम से, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं रूट कैप में, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टम से जो दूर है वो रूट कैप में डिफरेंशिएट हो जाएंगे। अरे यही चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो जैसे ये देखा था ना हमने, यहाँ पे रूट कैप होता है, सो यहाँ पे कहीं इस पोजीशन पे आपका रूट एपिकल मेरिस्टम होगा, और जो इससे यहाँ पे हल्का सा दूर रहेंगे ना इससे, ठीक है, यहाँ पे जो रूट एपिकल मेरिस्टम है वो तो है ही, और जो इससे हल्का सा दूर रहेंगे वो आपके बन जाएंगे आपके रूट कैप, ठीक है। ये कहानी यहाँ पे, और क्या, वाइल दोज पुश्ड टू द पेरिफेरी मैच्योर टू एपिडर्मिस, ठीक है। जो सेल्स अबे होंगे रूट एपिकल मेरिस्टम से वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे रूट कैप में, जैसा कि हमने देखा, इस तरीके का बात कर रहा है। एंड वाइल दोज हु पुश्ड टू पेरिफेरी, और जो पेरिफेरी पे रहेंगे वो एपिडर्मिस पे डिफरेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेल्स एक ही है और मैच्योरिटी पे दोनों का स्ट्रक्चर अलग हो रहा है। नाउ नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसमें ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर दोनों ही आते हैं। ग्रोथ प्रमोटर क्या काम करते हैं, ये सेल डिवीजन कराते हैं, सेल इनलार्जमेंट कराते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन कराते हैं, एंड सीड फॉर्मेशन एक्सेट्रा वगैरह कराते हैं। एंड ग्रोथ इनहिबिटर क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं बाउंड को स्ट्रेस और डोरमेंसी और एब्सेशन कराएंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बाउंड और स्ट्रेस को कौन रिस्पॉन्ड करता है, तो ग्रोथ इनहिबिटर। और ग्रोथ इनहिबिटर क्या हो जाएंगे, एब्सेसिक एसिड एंड इथाइलिन। अब देखो इथाइलिन जो है ये गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, और ये दोनों हो सकता है, ये ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रमोटर दोनों हो सकता है, पर मेनली लार्जली ये ग्रोथ इनहिबिटर ही रहता है, इस चीज को याद रखना। सो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सिन, गिबरेलिक एसिड्स, साइटोकाइनिन, ये सारे हो जाएंगे। इथाइलिन भी है बट बहुत ही कम। इनहिबिटर क्या हो जाएंगे, ये एब्सेसिक एसिड एंड इथाइलिन। और एक बात इसका याद रखना कि मतलब इसमें डेरिवेटिव वगैरह क्या होता है। सो इन ऑक्सिन में आपको बता दूं ये इंडोल डेरिवेटिव होता है, ठीक है, डेरिवेटिव इंडोल डेरिवेटिव होता है। गिबरेलिन्स का बात करें तो गिबरेलिन्स में टार्पिन्स होता है, ठीक है, गिबरेलिन्स में टार्पिन्स होता है। साइटोकाइनिन का बात किया जाए तो साइटोकाइनिन जो है ये एडेनिन डेरिवेटिव, ठीक है, एडेनिन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। सो ये प्यूरिन डेरिवेटिव होगा, ठीक है, प्यूरिन का ही होता है ना, एडेनिन और गुआनिन। सो इस तरीके से इथाइलिन का बात किया जाए तो इथाइलिन में, ठीक है, इथोफोन होता है ना, इथोफोन से बनता है, जो भी हम लोग आगे देख रहे होंगे, है ना, इथोफोन से इसका सिंथेसिस होता है। एब्सेसिक एसिड का बात किया जाए तो एब्सेसिक एसिड जो है ये कैरोटिनॉइड, ठीक है, ये कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव होता है, इस चीज़ को याद रखना। इन सबको भी डिटेल में हम लोग आगे देख रहे होंगे। सो ऑक्सिन इंडोल डेरिवेटिव, गिबरेलिन्स में टार्पेन्स होता है,
टर्पेन डेरिवेटिव, साइटोकाइनिन एडेनिन डेरिवेटिव, इथाइलिन इथोफोन, एब्सिसिक एसिड कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। नाउ ऑक्सीन, ठीक है। सो ऑक्सीन जो है ये आइसोलेट किया गया था बाय एफडब्ल्यू वेंट फ्रॉम टिप ऑफ ओट कोलियोप्टाइल, ठीक है। ओट कोलियोप्टाइल की टिप से एफडब्ल्यू वेंट द्वारा से आइसोलेट किया गया था। देखो एक एक्सपेरिमेंट आता है फोटोट्रोपिज्म का। फोटोट्रोपिज्म एक्सपेरिमेंट जो है वो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने किया था, ठीक है। डार्विन एंड डार्विन इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व दैट बेंडिंग ऑफ कैनरी ग्रास इन्होंने लिया था, बेंडिंग ऑफ कैनरी ग्रास टुवर्ड यूनिलेटरल लाइट, जिधर से लाइट आ रहा है जो ग्रास है उसके तरफ ही बेंड हो जाता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने किया था, ठीक है। और इसी को हम लोग फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, इसे याद रखना। नाउ एफडब्ल्यू वेंट, सो एफडब्ल्यू वेंट ने वर्क किया था ऑन ओट कोलियोप्टाइल को एविना सटाइवा बोलते हैं। इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था ऑक्सीन फ्रॉम ओट कोलियोप्टाइल, ठीक है, टिप ऑफ ओट कोलियोप्टाइल के टिप से इन्होंने ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया था एंड इंट्रोड्यूस टर्म ऑक्सीन। इन्होंने ऑक्सीन टर्म इंट्रोड्यूस किया था जो कि ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है। अब देखो एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑक्सीन, सो ऑक्सीन को फर्स्ट एक्सट्रैक्ट किया गया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, याद रखना, इट इज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन एंड फ्रॉम ओट कोलियोप्टाइल से ही इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था बाद में बाय एफडब्ल्यू वेंट, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। नाउ इसके ये टाइप्स के देखा जाए तो ये नेचुरल ऑक्सीजन भी हो सकता है और सिंथेटिक ऑक्सीजन भी हो सकता है। नेचुरल ऑक्सीजन जो प्लांट से आइसोलेट किया जाता है, जिससे कि तुम्हारा IAA एंड IBA, IAA का फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड एंड IBA का इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल 2,4-D एंड NAA, ठीक है, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं। एंड इसका इस्तेमाल, ऑक्सीजन का इस्तेमाल यूज किया जाता है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर्स में, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन का बात किया जाए तो देखो ऑक्सीजन एक्शन का, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे सेल वॉल है, सेल वॉल में क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेलुलोजिक फाइबर होगा, इसमें ऑक्सीजन आ गया, कैसे ग्रोथ करा रहा है वो भी देखो। सो ऑक्सीजन क्या काम करेगा, ऑक्सीजन डिस्टर्ब क्लोज पैकेजिंग ऑफ फाइबर, इसका जो क्लोज पैकेजिंग था उसको डिस्टर्ब कर दिया, जिसके कारण से वाटर अंदर जाने लगेगा, जिसके कारण से एक्सपेंशन हो जाएगा प्लांट ग्रोथ का, इसी को ऑक्सीजनटिक ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के कारण हुआ वाला ग्रोथ, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रोथ कराता है। नाउ फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इसको याद करने का तरीका है वी वॉर इन FF, फ्री फायर। सो वी से हो जाएगा वेस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन, ये कराता है। वेस्कुलर कैम्बियम का डिफरेंशिएशन कराएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन कराएगा वेस्कुलर कैम्बियम का, एंड ये सेल डिवीजन कराता है, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम कौन से, जाइलम, इसको याद रखना, जाइलम वाले। सो जाइलम का ये डिफरेंशिएशन कराएगा एंड सेल डिवीजन कराएगा, ठीक है। W से हो जाएगा वीडिसाइड हो सकता है, ये हर्बिसाइड हो सकता है, यानी कि जो इसका 2,4-D, याद रखना, जब ये वीडिसाइड होता है तब हम लोग यहाँ पे इसका सिंथेटिक ऑक्सीजन वाला इस्तेमाल करते हैं, विच इज 2,4-D, ठीक है। सो ये क्या काम करेगा, वीडिसाइड क्या होता है, जो वीड को मार दे, ठीक है, जैसे कि आपके किल कर देगा ये डाइकोट वीड को, एंड डाइकोट वीड को ही ये किल करेगा 2,4-D। ये डू नॉट इफेक्ट ऑन मोनोकोट प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये एब्सेशन कराएगा यानी कि रिमूवल कराएगा। एंड किस तरीके से कराएगा, याद रखना, ये अर्ली स्टेज में एब्सेशन नहीं कराता है, लेटर स्टेज में ओल्डर पार्ट को तोड़ के हटा देगा एंड यंगर पार्ट को बचाएगा। दैट मीन्स स्टॉप एब्सेशन एट अर्ली स्टेज, यानी कि यंगर पार्ट ऑफ प्लांट। दैट मीन्स प्रिवेंट कर देगा अर्ली ड्रॉप, जल्दी पत्ते नहीं टूटने देगा, ठीक है ना। सो अर्ली ड्रॉप को ये प्रिवेंट करेगा एंड प्रमोट एब्सेशन इन ओल्डर पार्ट ऑफ प्लांट को हटा देगा यहाँ से, ठीक है। तो बच्चों को बचाएगा, अर्ली को बचाएगा और बूढ़ों को निपटाएगा, ये कहानी है इसका। और ये क्या काम करेगा, ये एपिकल डोमिनेंस कराता है। दैट मीन्स एपिकल बर्ड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड या ऑक्सिलरी बर्ड। एपिकल बर्ड को इतना पावर दे दिया कि वो जो लेटरल बर्ड होता है या ऑक्सिलरी बर्ड होता है उसको वो इनहिबिट ही कर देगा उसका ग्रोथ को। सो अब यदि हमें लेटरल बर्ड को बढ़ाना है तो फिर हमको वहाँ से एपिकल बर्ड को रिमूव करना पड़ेगा। सो एपिकल डोमिनेंस यानी कि एपिक्स को हटाना, इसको हम लोग बोलते हैं डीकैपिटेशन, ठीक है। जो उसका कैप रहता है जहाँ पे एपिक्स में तो आपका एपिकल डोमिनेंस हो रखा है तो उसको हटाना है, दैट मीन्स डीकैपिटेशन करना है। सो जैसे यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे देखो आपका एपिकल बर्ड लगा हुआ है और इसमें फिर एपिकल बर्ड बी वाले में हट चुका है। सो हम लोग ने यहाँ पे डीकैपिटेशन किया है, ठीक है। सो ए है अ प्लांट विथ एपिकल बर्ड, बी है अ प्लांट विथ एपिकल बर्ड रिमूव्ड। इस डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है, इसे याद रखना। सो बी में क्या है, अब ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड ये कह सकते हैं ऑक्सिलरी बर्ड अब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एपिकल बर्ड इस वाले से हट चुका है तो एपिकल डोमिनेंस भी खत्म हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं, डीकैपिटेशन का। सो डीकैपिटेशन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, हमें एपिकल डोमिनेंस को हटवाना पड़ता है, यानी कि डीकैपिटेशन कराना है, ठीक है। तो जो एपिकल डोमिनेंस को हटा दे वो टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में हेल्प कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है ये आर से हो जाएगा रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग करने के बाद रूट इनिशिएशन करवा देगा, यानी कि प्लांट का प्रोपगेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और एफ से क्या हो जाएगा, एफ से हो जाएगा फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल,
फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल कराएगा, एंड दूसरे एफ से फ्रूट डेवलपमेंट कराएगा। और एक और चीज याद रखना पी, यानी कि पार्थेनोकार्पिकली रिस्पॉन्सिबल है इन टोमेटो, ठीक है। नाउ देखो ऑक्सिन का सिंथेसिस, ऑक्सिन का सिंथेसिस कैसे होता है, देखो इंडोल कंपाउंड्स, जैसे तुम्हारा ट्रिप्टोफैन हो गया, ठीक है, इसमें जिंक आता है तो ये इंडोल एसिटिक एसिड बन जाता है, तो इसी तरीके से होता है। दैट्स हमने बोला था ये इसका जो डेरिवेटिव होता है इंडोल कंपाउंड्स होता है, ठीक है, इंडोल डेरिवेटिव। एंड ऑक्सिन सिंथेसाइज इन स्टेम एंड रूट एपिक्स, ऑब्वियसली एपिक्स में ही ज्यादा फेवरेबल रहता है, सो रूट स्टेम और रूट एपिक्स में ये सिंथेसाइज होता है ऑक्सिन। समझ में आएगा क्या कहानी है इसका। नाउ नेक्स्ट है गिबरेलिक एसिड। तो देखो 1926 में ई कुरोसावा का एक रिपोर्ट आया था जिनमें इन्होंने बताया था कि राइस सीडलिंग में फंगल पैथोजन जैसे इन्होंने इंटरेक्ट कराया इसके साथ, फंगल पैथोजन का नाम था गिबरेला फुजीकुरोई, ठीक है। जैसे ही इसको राइस सीडलिंग के साथ इंटरेक्ट कराया गया सो वो डिजीज हो गया, ठीक है, राइस सीडलिंग डिजीज हो गया राइस, ठीक है, और डिजीज हो गया तो इसको इन्होंने बोला बेकेन फुलिश सीडलिंग डिजीज, ठीक है। क्या चीज बोला इन्होंने, बेकेन फुलिश सीडलिंग डिजीज बोलते हैं या बेकेन डिजीज बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। इसमें टॉल और स्ट्राइल अपीयरेंस आ गया इसका, ठीक है, इस डिजीज वाले का। तो ये याद रखना, इसको कुरोसावा का रिपोर्ट में ऐसा हुआ था, ठीक है। और इस फंगल पैथोजन का नाम भी याद रखना। देयर आर मोर देन 100 गिबरेलिक एसिड, ऑब्वियसली जो गिबरेलिक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर होगा, और 100 से भी ज्यादा गिबरेलिक एसिड होते हैं। कहाँ पे, ये फंजाई और हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका GA1 GA2 GA3 ये सब। GA3 जो है ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, हाँ भाई, GA1 नहीं GA3 फर्स्ट डिस्कवर हुआ था। और GA3 जो है ये मोस्ट यूज्ड है, कहाँ यूज किया जाता है, यूज किया जाता है टू स्पीड ऑफ माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि वही अल्कोहल वाली इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस GA3 को। समझ में आ गया। एंड प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, गिबरेलिक एसिड ऑब्वियसली प्रोड्यूस करेगा वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, और ये फ्रूट ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि आपके ग्रेप्स एप्पल्स। देखो गिबरेलिक एसिड है ना, गिबरेलिक एसिड यानी कि जी फॉर ग्रेप्स, ए फॉर एप्पल, ठीक है। सो ये ग्रेप्स में इंक्रीज कराएगा लेंथ इन ग्रेप्स स्टॉक्स, एंड एप्पल में ये इलोंगेशन करवाएगा, ठीक है। तो ये चीज कराता है ये फ्रूट ग्रोथ। एंड GA सिंथेसाइज इन, गिबरेलिक एसिड कहाँ पे सिंथेसाइज होगा, यंग एम्ब्रायो में सिंथेसाइज हो सकता है, यंग रूट और लीफ, इन तीनों में ये सिंथेसाइज हो सकता है, ठीक है। नाउ इसका फंक्शन का बात करें तो इसको याद करने का तरीका है डॉक्टर साहब, डॉक्टर से यानी कि DR से हो जाएगा डोरमेंसी ब्रेकर, ये डोरमेंसी को तोड़ता है। देखो डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंसी मतलब होता है सीड फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल, जब एक्सटर्नल कंडीशन फेवरेबल हो बावजूद उसके सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करता है, इसी को बोलते हैं डोरमेंसी। और जो गिबरेलिक एसिड है इसी डोरमेंसी को तोड़ देता है, डोरमेंसी ब्रेकर, ठीक है। और क्या काम कराता है, ये सेनेसेंस को डिले कराता है, सेनेसेंस मतलब होता है बुढ़ापा, सो ये बुढ़ापा को ये डिले कराएगा, सो दैट फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर, जो ट्री पे जो फल है वो लंबे समय तक रह पाएंगे, है ना। देयरफॉर इट एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, इस कारण से मार्केट पीरियड एक्सटेंड करेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आ जाता है डिले सेनेसेंस का, ठीक है, डिले सेनेसेंस का एक एक्सेप्शन आ जाता है इन जुवेनाइल कोनिफर्स में। इसमें यदि GA डालोगे तो ये सेनेसेंस को प्रमोट कर देगा, ठीक है, यानी कि ये बुढ़ापा जल्दी लेके आ जाएगा, प्रमोट मेच्योरिटी पीरियड, ठीक है, मेच्योरिटी पीरियड फास्ट हो जाएगा इसका, जल्दी ये मेच्योर हो जाएगा, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। देयरफॉर अर्ली सीड डेवलपमेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है, जल्दी ही सीड डेवलपमेंट हो जाएगा, जल्दी ही मेच्योर हो जाएगा वो, ठीक है। नाउ स्टेम इलोंगेशन इन शुगर केन कराता है, देखो एस से हो जाएगा स्टेम इलोंगेशन इन शुगर केन, ठीक है। जो ये शुगर केन है इसमें GA डालोगे तो इसमें इंक्रीज करा देगा लेंथ ऑफ स्टेम, ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवुड या लेंथ ऑफ स्टेम वो इंक्रीज करा देगा कुछ इस तरीके से। देयरफॉर शुगर कंटेंट, जो ऑब्वियसली शुगर केन में शुगर कंटेंट रहेगा, शुगर कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई इंक्रीज यील्ड बाय 20 टन पर एकड़, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर केन के कंटेंट को ये बढ़ाने के साथ साथ जो इसका यील्ड है वो 20 टन पर एकड़ से इंक्रीज करवा देगा गिबरेलिक एसिड इन शुगर केन। समझ में आ गया। नाउ B से हो जाएगा बोल्टिंग। बोल्टिंग देखा जाए तो एक वेस्टफुल फिनोमिना है, यानी कि इसमें देखो रोजलेट हैबिट प्लांट जो होते हैं कुछ इस तरीके के कैबिज वगैरह, इनमें ये इंटरनोड एलोंगेशन करा देता है जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से जस्ट पहले, ठीक है, इंटरनोड एलोंगेशन करा देता है। ये एक वेस्टफुल फिनोमिना है। क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका, रोजलेट हैबिट प्लांट का, फॉर एग्जांपल कैबेज एंड बीट, ठीक है, कैबेज एंड बीट में इंटरनोड एलोंगेशन करा देगा जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, जिसको हम लोग बोल्टिंग बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये था इसका फंक्शन। नाउ नेक्स्ट है साइटोकाइनिन्स। देखो साइटोकाइनिन नाम से समझ में आ रहा था, इसका स्पेसिफिक इफेक्ट रहेगा साइटोकाइनेसिस में। अब इसका हिस्ट्री क्या है, देखो स्कॉग एंड को वर्कर्स इन्होंने डेवलप किया था टिश्यू कल्चर मेथड, ठीक है, इन टोबैको प्लांट। यहाँ से इन्होंने टोबैको स्टेम लिया था और इसका इंटरनोड को ही यहाँ पे कैलस बोला गया था। कैलस क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। अब जैसे ही इन्होंने इसमें ऑक्सीजन डाला तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया तो फिर ये जो है यहाँ पे ग्रोथ इनमें हो गया, यानी कि ये प्रोलिफरेट कर गया यहाँ पे, ठीक है। जो ये तुम्हारा था ये कैलस, ये प्रोलिफरेट कर गया, इसमें ग्रोथ रिटेन हो गया।
ठीक है, प्रोलिफरेट हो गया। और न्यूट्रिएंट मीडियम इसमें क्या डाला था, जैसे कि इसमें वेस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डाल दिया, या फिर यीस्ट का एक्सट्रैक्ट डाल दिया, या फिर कोकोनट का मिल्क या कोकोनट का डीएनए डाल दिया। ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पे एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम इस्तेमाल किया जा सकता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें ग्रोथ तो रिटेन हो गया, बट फेल टू एक्सट्रैक्ट प्रमोटिंग सब्सटेंस। इन्होंने ग्रोथ तो करवा दिया इसमें, बट यहाँ से इन्होंने जो वो सब्सटेंस नहीं पता कर पाए जो इस चीज को प्रमोट कर रहा था। ठीक है, तो इन्होंने एक अल्टरनेट अप्रोच इस्तेमाल किया। इन्होंने कलेक्ट किया हियरिंग फिश का स्पर्म। ठीक है, याद रखना है इसको, हियरिंग फिश का इन्होंने स्पर्म को कलेक्ट किया, उससे इन्होंने स्पर्म से इन्होंने डीएनए प्रोडक्ट को निकाला। ठीक है, और वो डीएनए प्रोडक्ट क्या था, वो था प्यूरिन डेरिवेटिव। और प्यूरिन क्या, प्यूरिन में एडेनिन भी आता है, ग्वानिन भी आता है, सो एडेनिन। ठीक है, प्यूरिन डेरिवेटिव कौन सा, एडेनिन। अब इन्होंने एडेनिन को ही मॉडिफाइड किया, और मॉडिफाइड एडेनिन को ही बोलते हैं हम लोग काइनेटिन, जो कि एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। समझ में आ गया। सो काइनेटिन इज अ सिंथेटिक साइटोकाइनिन विच इज मॉडिफाइड फ्रॉम प्यूरिन डेरिवेटिव कॉल्ड एडेनिन। समझ में आ गया। अब ये जो ऑब्वियसली ये क्या काम करा सकता है, ये कैपेसिटी टू इंड्यूस सेल डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। ऑब्वियसली यदि साइटोकाइनिन है, सिंथेटिक हो या नेचुरल हो, ये सेल डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस तो करवा ही सकता है। एंड ये जो काइनेटिन है, ये आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड बाय मिलर। मिलर ने ही इस काइनेटिन को आइडेंटिफाई किया था और इसे नेम दिया था इन 1955 में। ठीक है, नाउ नेचुरल साइटोकाइनिन का बात किया जाए तो नेचुरल साइटोकाइनिन होता है जियाटिन, इसको नाम याद रखना। सिंथेटिक साइटोकाइनिन काइनेटिन एंड नेचुरल जियाटिन। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। ठीक है, कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था। ये भी ऑब्वियसली साइटोकाइनेसिस दिखा सकता है। एंड ये सिंथेसाइज्ड इन रैपिड सेल डिवीजन रीजन, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन चल रहा होता है वहीं पे ये सिंथेसाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल योर रूट एपेक्स, शूट बर्ड्स एंड यंग फ्रूट्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, रूट एपेक्स, शूट बर्ड्स एंड यंग फ्रूट्स, यहाँ पे इसका नेचुरल साइटोकाइनिन विच इज जियाटिन का सिंथेसिस होता है। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट है इसका फंक्शन। तो ये साइटोकाइनेसिस का फंक्शन होता है तो प्रोड्यूस न्यू क्लोरोप्लास्ट, लीव्स, लेटरल बर्ड्स एंड एडवेंटिशियस शूट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्लोरोप्लास्ट, लीव्स, लेटरल बर्ड्स एंड एडवेंटिशियस शूट का ये फॉर्मेशन करा सकता है साइटोकाइनिन्स। और इसका एक कुछ और फंक्शन है, इसको याद रखिए डोंकी करके। ठीक है, डी से हो जाएगा डिले लीफ सेनेसेंस, लीफ सेनेसेंस को डिले करता है। ओ से हो जाएगा ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को तोड़ेगा। सो आपसे पूछा भी जा सकता है क्या जो ये साइटोकाइनिन है ये आपका यहाँ पे हेज मेकिंग और टी प्लांटेशन में हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को तोड़ता है। तो एपिकल डोमिनेंस खत्म होगा, लेटरल बर्ड का ग्रोथ होगा, टी प्लांटेशन और डीकैपिटेशन हो जाएगा। समझ में आ गया। और क्या काम करेगा ये, एन से हो जाएगा न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म कराएगा। एन के यानी कि काइनेसिस, तो देयरफॉर ये साइटोकाइनेसिस कर सकता है। सो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, ये बेसिकली इथीन ही है, इथीन को ही हम लोग इथाइलिन बोलते हैं। देखो इन यानी कि वही अल्कीन हो गया और इसके साथ इथाइल प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो देयरफॉर इट इज इथीन। समझ में आ गया। सो C2H4 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और ये ओनली गैसियस PGR होता है। इसका हिस्ट्री का बात करें तो देखो इसको 1910 में HS कजिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। HS कजिन्स ने, इन्होंने रिपिंड ऑरेंज लिया और अनरिप बनाना लिया, यानी कि पका हुआ ऑरेंज और बिना पका हुआ बनाना लिया। इन्होंने देखा कि जो रिपिंड ऑरेंजेस है ये वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और इसके कारण से जो अनरिप बनाना है वो भी रिप हो गया, यानी कि दोनों ही यहाँ पे जाके पक गए। ठीक है, और बाद में पता चला कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस था वो इथाइलिन था। समझ में आ गया। और देखो क्या है, ये जो इथाइलिन है ये बोथ प्रमोटर और इनहिबिटर होता है, मेनली इनहिबिटर ही होता है। एंड वाइडली यूज PGR इन एग्रीकल्चर। जो इथाइलिन है ये वाइडली यूज PGR एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज इट रेगुलेट मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ऐसा सेशन से नहीं पूछा जा सकता है, सेशन में आ जाएगा वाइडली यूज PGR इन एग्रीकल्चर बिकॉज इट रेगुलेट मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, एंड ड्यूरिंग फ्रूट रिपनिंग, देखो इथाइलिन का जो सबसे मेन काम है ना, इथाइलिन का सबसे मेन काम है फ्रूट रिपनिंग। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, फ्रूट रिपनिंग इसका मेन काम है। एंड फ्रूट रिपनिंग के टाइम पे ये रिस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देता है, देयरफॉर हम लोग इसे रिस्पिरेटरी क्लाइमेट बोल के बुलाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग फ्रूट रिपनिंग इट इंक्रीजेस रिस्पिरेटरी रेट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिस्पिरेटरी क्लाइमेट। ठीक है, देखो सोर्स ऑफ इथाइलिन का बात किया जाए तो ये होता है एथोफोन। ठीक है, एथोफोन ये एक एक्वा सॉल्यूशन होता है एंड जो रीडली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, रीडली एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। ठीक है, एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली। ये जो एथोफोन है ये इथाइलिन को स्लोली रिलीज करेगा, याद रखना। ठीक है, रिलीज इथाइलिन स्लोली। एंड क्या, ये फ्रूट रिपनिंग में फास्ट कराएगा, फ्रूट रिपनिंग को फास्ट करा देता है ये। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया फ्रूट रिपनिंग ही इथाइलिन का मेन काम है, सो उसको ये इंप्रूव कराएगा किसी भी तरीके से। तो जो इथोफोन है ये फ्रूट रिपनिंग को फास्ट करा देता है इन टोमेटो एंड एप्पल्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, टोमेटो एप्पल्स में फ्रूट रिपनिंग को फास्ट करा देता है। एंड एक्सेलरेट कराएगा एब्सेशन। ठीक है, इथाइलिन हम लोग अभी आगे देखेंगे, एब्सेशन और सेनेसेंस भी इसका एक मेजर काम है। सो देयरफॉर ये जो एथोफोन है ये एब्सेशन को भी एक्सेलरेट करा देता है। ठीक है,
नाउ फंक्शन ऑफ इथाइलिन का बात किया जाए तो इसको याद करने का तरीका, डियर फ्रेंड्स हंसो। सो डी से हो जाएगा डोरमेंसी ब्रेकर इन सीड एंड बर्ड, सीड और बर्ड से डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। देयरफॉर डोरमेंसी यदि ब्रेक हुआ सो देयरफॉर इट इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड एंड पोटैटो ट्यूबर, ठीक है, पीनट सीड एंड पोटैटो ट्यूबर में जर्मिनेशन स्टार्ट करा देगा। ई से हो जाएगा इलोंगेशन इन ऑफ इंटरनोड या पेट्यूल इन डीप वाटर राइस प्लांट, ठीक है, इलोंगेशन करवा देगा इंटरनोड या पेट्यूल में इन डीप वाटर राइस प्लांट, ठीक है। सो देयरफॉर लीव्स या अपर शूट रिमेन्स अबव द वाटर, जो राइस प्लांट का लीव्स है या अपर शूट है वो वाटर के हमेशा ऊपर ही रहता है क्योंकि उसमें इलोंगेशन हो रखा है, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, ए से ये एब्सेशन करा सकता है और ये सेनेसेंस भी कराता है, इसे याद रखना। एब्सेशन मतलब होता है डिटेचमेंट, वही रिमूवल, समझ में आ गया, और सेनेसिस मतलब तो वही बुढ़ापा। सो ये दोनों को ये करवाता है। और एब्सेशन किस में कराएगा, इन फ्रूट एंड फ्लावर्स में एब्सेशन कराएगा। फॉर एग्जाम्पल थिनिंग करवाएगा इन कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, ठीक है, इसमें थिनिंग कराएगा, इसके कारण से एब्सेशन हो जाएगा। नाउ आर से हो जाएगा रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन करवाता है ये, एंड रूट हेयर फॉर्मेशन कराएगा, सो देयरफॉर एब्जॉर्प्शन सरफेस उससे इंक्रीज हो जाएगा। एफ से हो जाएगा फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो, ठीक है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराएगा, मैंगो में फ्लावरिंग कराएगा एंड दोनों में सिंक्रोनाइजिंग भी कराएगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना, फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग इन पाइनएप्पल्स एंड मैंगो। ना फ्रूट रिपनिंग भी कराता है, जैसा कि हमने देखा है मेजर काम इसका फ्रूट रिपनिंग है। सो फ्रूट रिपनिंग ये इसका मेन फंक्शन है और इसमें ये हाईली इफेक्टिव होता है, ठीक है, इथाइलिन फ्रूट रिपनिंग में हाईली इफेक्टिव होता है। और ये क्या काम कराता है, ये पीवाईक्यू भी आया हुआ है, सेक्स डिटर्मिनेशन करवाता है इन क्यूक्यूबिटा फैमिली, ठीक है, यानी कि क्यूक्यूम्बर का फैमिली। ये प्रमोट कराएगा फीमेल फ्लावर, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोट फीमेल फ्लावर, ठीक है, फीमेल को ये प्रमोट करेगा, फीमेल फ्लावर, प्रमोट फीमेल फ्लावर्स इन क्यूक्यूम्बर, ठीक है। देयरफॉर इंक्रीज यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी इन क्यूक्यूम्बर, समझ में आ गया, क्यूक्यूम्बर में फीमेल फ्लावर को प्रमोट करेगा जिसके कारण से यील्ड और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। और ये क्या काम कराएगा, एच यानी कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इन सीडलिंग, ये कराएगा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा। ए यानी कि एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग, एपिकल हुक फॉर्मेशन कराएगा डाइकोट सीडलिंग में। एस यानी कि स्वेलिंग ऑफ एक्सिस का स्वेलिंग करा देगा, ठीक है, तो इनको भी याद रखना है, ये छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ठीक है, एपिकल हुक फॉर्मेशन एंड स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का हिस्ट्री क्या है, इसके लिए 3 इंडिपेंडेंस रिसर्चेस किया गया था इन 1960 में, जिससे हम लोग को 3 काइंड ऑफ इनहिबिटर्स मिला, इनहिबिटर बी, एब्सेशन 2 एंड डोर्मिन, ठीक है, क्या क्या चीज, इनहिबिटर बी, एब्सेशन 2 एंड डोर्मिन, ये 3 इनहिबिटर्स हमें मिले थे, ठीक है, कब, जब 3 इंडिपेंडेंट, याद रखना इंडिपेंडेंट रिसर्चेस हुआ था 1960 में। बाद में ही पता चला कि ये जो तीनों है ये केमिकली आइडेंटिकल है और ये आपके वही एब्सिसिक एसिड कहलाते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन को याद करने का तरीका है मैड एसआई। एम से हो जाएगा मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा। ए से हो जाएगा एब्सेशन इन लीफ, लीफ में एब्सेशन कराएगा, डिटैचमेंट कराएगा। और क्या, और एंटागोनिस्टिक टू जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जी यानी कि गिबरेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक यानी कि बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है, गिबरेलिक एसिड का बिल्कुल उल्टा काम करता है ये, ठीक है। डी से हो जाएगा डोरमेंसी प्रमोटर, ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है, ठीक है, पहला ये जो डोरमेंसी को प्रमोट करता है। देयरफॉर इट हेल्प्स सीड टू विथस्टैंड डेसिसेशन, ये सीड को मदद करेगा टू विथस्टैंड डेसिसेशन यानी कि डिहाइड्रेशन, ठीक है, टॉलरेट करवाएगा डिहाइड्रेशन को या डेसिसेशन को टॉलरेट करने में सीड को ये हेल्प करता है, ठीक है। और क्या काम कराएगा ये एस यानी कि स्टोमल क्लोजर, स्टोमेटा को ये क्लोज करवा देगा। और क्या करवाएगा ये, और ये स्ट्रेस हार्मोन हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, स्टोमेटा को क्लोज करवाता है और इसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। क्यों, बिकॉज इट इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, ये प्लांट पे, ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस को टॉलरेट करने का जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज कराता है, ठीक है, इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू, ठीक है, टू टॉलरेट वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, इसलिए हम लोग इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस को टॉलरेट करने का कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। और क्या काम करेगा ये आई यानी कि इनहिबिशन ऑफ जर्मिनेशन को इनहिबिट करा देगा। एक और चीज़ है, इसको याद रख लेना, ये सीड में डेवलपमेंट भी कराता है, मैच्योरेशन भी कराता है, डोरमेंसी भी प्रमोट करता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गलत ही कर रहा है, सो डेवलपमेंट और मैच्योरेशन भी तो करवा रहा है ना ये। सो डेवलपमेंट कराएगा सीड में, मैच्योरेशन कराएगा और डोरमेंसी करवाएगा, ठीक है। सो ये था एब्सिसिक एसिड के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आ गया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा इसको, ठीक है। ये जो नोट्स है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।